हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का आर्हेनियस इक्वेशन। सो फोर्थ वीडियो है अपना केमिकल काइनेटिक्स का, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये आर्हेनियस इक्वेशन, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ रेट कांस्टेंट एंड अ टेम्परेचर। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ आर्हेनियस इक्वेशन। क्वांटिटेटिव है, एक्सप्लेनेशन है, इट प्रोवाइडेड इट फिजिकल जस्टिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड है। रेट कांस्टेंट दैट वन इज अ के, कांस्टेंट वैल्यू है इसकी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, सिंपल टाइप का अगर मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए जो के की वैल्यू है दैट वन इज मोर एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एज कंपैरिजन टू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में जो वैल्यू में सिग्निफिकेंट डेविएशंस मिलते हैं। देन आर्हेनियस पैरामीटर्स क्या क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड द एनर्जी फैक्टर। आर्हेनियस इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो दैट वन इज इक्वल टू के ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के इज अ रेट कांस्टेंट, ए इज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर। और एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले लगाए तो दिस वन इज आल्सो नोन एज अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई के सब्सक्रिप्ट में ए लगाया सो दिस वन इज अ एक्टिवेशन एनर्जी। आर हियर इज अ गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T is a temperature और you can also say that this one is a Kelvin temperature, Kelvin स्केल पे हमने लिया है। अब ग्राफिकली इस पार्ट को करते हैं, K with respect to T एक्सपोनेंशियली ऐसे ये चेंज होगा। अगर हम T की वैल्यू इंक्रीज करें अप टू 300 तो हमने नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर लिया 0 to 300 डिग्री सेल्सियस, तो K इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। यहाँ पे दूसरा ग्राफ हमने प्लॉट किया K वर्सेस EA, दैट वन इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ आप चेक करो K की वैल्यू हाई है, EA वैल्यू क्या है, कम है। K की वैल्यू कम है, EA वैल्यू क्या है, हाई है। तो अगर K की वैल्यू हाई होगी, EA कम होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। अगर K की वैल्यू कम है, EA ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे स्लो होगा। यूजुअली आपको ग्राफ्स इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसी का हमने इस इक्वेशन को नेचुरल लॉग में किया, देन दैट वन इज इक्वल टू ln K ln A माइनस EA अपॉन आर टी। ग्राफ प्लॉट करें ln K वर्सेस 1/RT, आपका स्लोप क्या आएगा, दैट वन इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। y वर्सेस x आपने ग्राफ प्लॉट किया तो m इज द स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, ये बिकॉज नेगेटिव ग्रेडियंट है यहाँ। एंड इंटरसेप्ट दैट वन इज द ln A पार्ट। हार्ड टू एक्सट्रापोलेट, दिस वन इज नॉट एक्सट्रापोलेटेड, hard to extrapolate pre-exponential factor because ln K is only linear up to a narrow range of temperature, जो यहाँ हमने स्टार्टिंग में कितना लिया है 0 to 300 डिग्री सेल्सियस। देन इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू T, देन d by dt of ln K दैट वन इज इक्वल टू माइनस EA, क्योंकि T -1 है तो ये क्या आ जाएगा, -1 यहाँ आ गया और नीचे क्या आ गया, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो EA दैट इज इक्वल टू RT स्क्वायर d बाई डी टी ऑफ ln K, और इसको आप सिंप्लीफाइड वे में ऐसे भी लिख सकते हो। देन ln K नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करें तो कन्वर्जन फैक्टर हम क्या लगाते हैं, ln K इज इक्वल टू 2.303 लॉग। यहाँ पे फिर से हमने इक्वेशन 1 को लॉगरिथम वाली फॉर्म में किया, बेस 10 में किया, सो दिस वन बिकम्स log K log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। देन अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे तो दो रेट कांस्टेंट होंगे तो लॉगरिथम ऑफ K2 बाई K1 दैट वन इज इक्वल टू AA अपॉन 2.303 डेल्टा T अपॉन T1 T2, और यू कैन राइट इट लाइक 1/T1 माइनस 1/T2, जिसको आप करोगे तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 2.303 R न्यूमेरिकल्स में बार बार इसको मल्टीप्लाई करने से बेटर है मेमोराइज दिस पार्ट, दिस वन इज ऑलवेज इक्वल टू 19.147, तो this one is the most important formula from the Arrhenius equation. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है वाया द रिएक्शन इंटरमीडिएट, बीच के स्टेज जो होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें बैरियर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से जो है रिटार्ड करें, दैट वन इज द एनर्जी बैरियर। देन द सेकेंड इज द कॉलिजन, that is the collision frequency, effective collision and the proper orientation part। एनर्जी बैरियर को अगर हम समझे तो ऐसे हम ले लेते हैं कि मान लो आपको किसी कॉन्सर्ट में जाना है
और उसका 10,000 का टिकट है, तो नंबर ऑफ पीपल्स क्या होंगे वहाँ पे, कम होंगे। बट अगर उसी कॉन्सर्ट का टिकट हम एज्यूम कर ले, लेट इट बी 100, 100 रुपये में कॉन्सर्ट जा रहे हो आप, किसी अच्छे सेलिब्रिटी का है, तो नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा होंगे, यानी कि क्राउड ज़्यादा होगा। सेम इज द केस हियर। सो एनर्जी बैरियर हम पहला कंपोनेंट ले लेते हैं। एनर्जी बैरियर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, इसको पहले एक्सोथर्मिक से करने से पहले मैं एक बार जो ले लेते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं हील्स वाला कंपोनेंट। कि मान लो एक स्मॉल हील है और एक है जिसकी पीक बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए कितनी हाइट है यहाँ पे, तो कितने नंबर ऑफ पीपल्स इसको कवर अप कर पाएंगे, मैक्सिमम क्लाइंब अप एंड स्लाइड डाउन। बट यहाँ पे तो ऑलमोस्ट अगर मैंने 100 गए तो 100 के 100 अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट यहाँ से दूसरी तरफ हिल के चले जाएंगे। बट अगर हम इस वाली हिल की बात करें, हाइट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा मतलब बैरियर ज़्यादा है। बैरियर ज़्यादा होने का मतलब यह है कि इन 100 में से हो सकता है जस्ट 30-40 लोग ही यहाँ तक पहुंचे एंड देन दे स्लाइड डाउन। तो दिस इज द एनर्जी बैरियर। अब आ जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। एक्सोथर्मिक मीन्स आउटवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी है। एक्सो मीन्स द आउटवर्ड, थर्मिक मीन्स द थर्मल, दैट इज द एनर्जी। तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, एंड द रिएक्शन हो रहा है, सो दैट वन इज नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव। अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस। ग्राफिकली इसी पार्ट को समझते हैं। ये रिएक्टेंट हो गया, peak value, activated complex, and then changes to a product. It means reactant, reaction intermediate, product. तो ये जो आ रहा है आपका, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। के रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट फॉर्म कर ले। देन दिस red line, that one is the EA, activation energy, extra amount of energy required, and delta H is the energy released. क्यों delta H released energy कहा मैंने, because delta H क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, जैसे जैसे आप अपसाइड जा रहे हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है कि A2 और B2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दे गेट कोलाइड विद ईच अदर, और ये इन्होंने आपस में एक इंटरमीडिएट स्टेज बना दी, जिस इंटरमीडिएट स्टेज को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एंड देन जितने भी कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, वो यहीं पे हो रहे हैं। एंड देन फाइनल इज द प्रोडक्ट। तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसका लाइफ टाइम जो होता है बहुत कम होता है, अनस्टेबल होता है, एंड इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। फर्स्ट कंपोनेंट हमने ग्राफ में लिया रिएक्टेंट, देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आई होप क्लियर है। देन द नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट पार्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, रिएक्टेंट कहाँ गए, आपस में कोलिजन किया, कोलिजन करके उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट फॉर्म्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की देखो अब एनर्जी लेवल, ये देखो कितना हाई एनर्जी लेवल है। तो इट मीन्स काइनेटिकली वो क्या हो गए, दे बिकम्स अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो एवरीवन टेंड्स टू एक्वायर अ स्टेबिलिटी, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो क्या होंगे, रोल डाउन करेंगे। यहाँ से वो उन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए रोल डाउन किया। क्रॉसेस द एनर्जी बैरियर, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया, एनर्जी इज रिलीज्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर दिया, एंड एनर्जी रिलीज हेल्प, जो एनर्जी उन्होंने रिलीज किया है दैट हेल्प द अदर रिएक्टेंट पार्टिकल्स, जो अनरिएक्टेड वाला पार्ट बच गया उसको, लाइक एक मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा, देन प्रोडक्ट बना लिया, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है उन्होंने वो एनर्जी कैप्चर किया, अगेन दे फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट, एंड अ स्पॉन्टेनियस साइकिल्स टेक्स प्लेस जब तक कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या है, कंज्यूम ना हो जाए। सो अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, दैट इज द EA प्लस डेल्टा H। रिवर्स और रिएक्शन को और फॉरवर्ड रिएक्शन को समझते हैं, लाइक रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट, R से P की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हुई हमारी P से R की तरफ। अब दोनों ही रिएक्शन में कि मैं इधर से इधर जा रही हूँ, या फिर हम ऐसे करें इसमें बैकवर्ड रिएक्शन कर दे, लाइक ये होगी आपकी बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों ने देखो ग्रीन एरोज लगा रहे हैं या ब्लू रेडिश एरो है, दोनों ने सेम पाथ फॉलो की है, सेम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, लेकिन दोनों की EA डिफरेंट है। अब आप यहाँ चेक करो, ये ब्लू लाइन,
ये हो गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, और ये वाली आपकी ब्लैक लाइन जो है दैट वन इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है फॉरवर्ड रिएक्शन से, तो जो ये बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है यही आपको अल्टीमेटली हेल्प करती है ये फाइंड आउट करने में कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगा बेटा या एंडोथर्मिक होगा। अब यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन की जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। इट मीन्स जो कॉन्सर्ट की टिकट ज़्यादा है ना, तो रिएक्शन क्या होगा, कम होगा, स्लो होगा, और कॉन्सर्ट की टिकट कम है तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, यानी कि मोर नंबर ऑफ पीपल। सो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, स्लो होगा। अब इस में को हम लेते हैं एंडोथर्मिक वाला, सेम इसी तरह से ही एक्सप्लेनेशन है, बस फर्क है रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कम है, प्रोडक्ट का ज़्यादा है। लाइक हम इसको यहाँ ऐसे समझते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और ये आपने यहाँ एनर्जी जो भी दे रहे हो, सपोज ये प्रोडक्ट के लिए 10 किलो जूल आपको एनर्जी चाहिए और रिएक्टेंट के पास 12 किलो जूल एनर्जी है। मीन्स ये पेन मुझे खरीदना है, इस पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज़ बट मेरे पास 12 रुपीज़ है, तो इट मीन्स 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए, तो दैट इज द रिलीज्ड पार्ट। अब अगर हम कह रहे हैं कि 10 किलो जूल एनर्जी है बट है मेरे पास कितना, 8 किलो जूल, इस पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज़ बट मेरे पास 8 रुपीज़ है, तो मुझे कितना चाहिए 10 रुपीज़ करने के लिए, 2 मोर। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी देनी होगी, यानी कि अगर एनर्जी एक्वायर कर रहे हो तो एंडोथर्मिक ये ग्राफ होगा आपका, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है प्रोडक्ट से, और अगर रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ज़्यादा है प्रोडक्ट से तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर, सिंबल EA, सब्सक्रिप्ट में आप A लिखेंगे फॉर द एक्टिवेशन। दिस वन इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड in the form of heat, light, etc. to bring about a chemical reaction। अभी बैरियर हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट अपनी स्लाइड में कि दो हील्स हमने एज्यूम कर ली, एक की हाइट कम है और दूसरे की हाइट ज़्यादा। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम पीपल दे क्रॉसेस द बैरियर, और यहाँ पे ओनली हैंडफुल या फ्यूअर पीपल क्रॉसेस द बैरियर। सेकेंड हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कॉन्सर्ट फी के, मान लो एक का कॉन्सर्ट का फी है 10K है, दूसरे का 100 रुपीज़ है, तो जो 10K वाला होगा वो लेस क्राउडेड होगा एज कंपैरिजन टू द 100 रुपीज़ वाला। सो बैरियर अगर कम है, नटशेल में हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं ऐसे, अगर बैरियर कम है तो मच हायर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसेस, मैक्सिमम पीपल क्रॉसेस, मैक्सिमम क्रॉसेस, यहाँ से यहाँ ज़्यादा लोग पहुँच जाएंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स ज़्यादा हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर थ्रेशोल्ड बैरियर 10 है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है आपकी 7 है, तो कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, 7, इक्वल टू रिएक्शन होने के लिए या तो दोनों इक्वल होनी चाहिए या मोर देन। तो सेकंड केस लेते हैं कि 7 थी और आपने मतलब बाय डिफॉल्ट आपने थोड़ा एक्स्ट्रा उसको अमाउंट दे दिया, तो नाउ इट बिकम्स 11। सो यहाँ पे 10 इक्वल टू 10 एंड हियर 11 इज मोर देन 10, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट बी सप्लाइड सम एनर्जी, या तो जो एनर्जी है वो इक्वल टू होनी चाहिए या ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, बिकॉज इट इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू वर्क और कॉजेज चेंजेस इन द रिएक्शन। 0 वाला अगर हम केस करें तो 0 का मतलब क्या है कि काइनेटिक बैरियर ही नहीं है कोई वहाँ पे, तो दैट वन इज अ रेडिकल रिएक्शन, बिकॉज रेडिकल्स दे रिएक्ट इंस्टेंटेनियस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो रेडिकल से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया। बट द थिंग इज जो रेडिकल्स हैं दे आर अनस्टेबल, दे आर नॉट आइसोलेटेड एंड नॉट एज द स्टार्टिंग मटीरियल। तो स्टार्ट तो किसी न किसी रिएक्टेंट से कन्वर्ट होके लाइक A2 with B2 forms a A dot and then they changes into the A dot B dot forms the photochemical reaction. So EA अगर 0 तो इट मीन्स वहाँ पे कोई काइनेटिक बैरियर नहीं है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, तो रेडिकल रिएक्शन जो है आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। बट द थिंग इज रेडिकल जो है दे आर नॉट एज द स्टार्टिंग मटीरियल। देन EA नेगेटिव such reactions are quite rare, glancing collisions हो जाते हैं उनमें, like the anangular, not the head-on collisions,
एंड द पार्टिकल्स कम, या फिर हम दूसरा केस कह सकते हैं कि पार्टिकल्स कम्स आउट ऑफ द पोटेंशियल वेल एट वेरी हाई टेम्परेचर, कि हम प्रेशर कुकर के अंदर पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो उनमें से कुछ पॉपकॉर्न जो है रोस्ट होकर उससे बाहर, मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी लेके वो बाहर निकल गए उस पोटेंशियल वेल से। देन द एक्सपोनेंशियल फैक्टर वर्सेस ये, अगर टेम्परेचर राइज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन राइज हो रहा है। एक्सपोनेंशियल फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी कम, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा का, आप ये देखो कितनी जल्दी रिएक्शन हो रहा है एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एक और हम ग्राफ डिस्कस करते हैं कि A प्लस बी है दैट चेंजेस टू C प्लस डी पार्ट, इस तरह से आपको ग्राफ गिवन है। तो अगर हम प्रोडक्ट डी की बात करें दैट वन इज अ काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, एक्टिवेशन पार्ट देखिए आप इसका, और प्रोडक्ट सी की बात करें दैट वन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, लेस एनर्जी देन दैट ऑफ द A प्लस बी पार्ट। एनर्जी फैक्टर हो गया। अब अगला फैक्टर है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जिसमें हम स्टडी करेंगे इफेक्टिव कोलिजन एंड द प्रॉपर ओरिएंटेशन। इफेक्टिव कोलिजन एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन को समझते लाइक हम किसी को ग्रीट करते तो व्हाट वी डू नमस्ते, है ना, ऐसे करते हैं ना नमस्ते। सो टू पार्टिकल्स है, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, कोलिजन एंड द प्रॉपर कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। अब अगर यही हम पार्ट ऐसे करें ये तो क्या ये नमस्ते है, इफेक्टिव कोलिजन है या प्रॉपर ओरिएंट? नहीं, पार्टिकल्स फेस टू फेस, हेड ऑन हेड, इफेक्टिव कोलिजन एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट इज द नमस्ते। ओके, सो फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैसे स्टडी करते हैं, कोलिजन थ्योरी में लेते हैं। बेस्ड ऑन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कोलिजन इंक्रीज होंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, दैट वन इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज। अब हम यहाँ दो पार्ट लेते हैं, दो केस ले लेते हैं। एक में हमने ऐसा लिया है बॉक्स जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस यानी कि कंसंट्रेशन लो है, और दूसरा मैंने लिया है ओवर क्राउडेड टाइप ऑफ। तो कहाँ नंबर ऑफ कोलिजन्स मोर होंगे, इस वाले केस में चांस ऑफ कोलिजन्स आर मोर इन where the particles are more per unit area। Then दूसरा हम केस कंसिडर कर लेते हैं, कोई पार्टी यार्ड है या फिर कोई गार्डन एरिया जहाँ पार्टी हो रही है। अभी देखो यहाँ मैंने इतना एरिया लिया, यहाँ इतना एरिया लिया है। दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पीपल्स है, यहाँ 20 पीपल्स हैं, यहाँ भी 20 पीपल है। लेकिन अगर आप यहाँ इसकी सिचुएशन में चेक करो तो ये क्या है, ओवर क्राउडेड है, देयरफॉर मच ग्रेटर चांस ऑफ जो है कोलिजन। नेक्स्ट हम करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। हम सिंपल से अपना एग्जांपल लेते हैं KMnO4 की टाइट्रेशन का। हम दो टाइट्रेशन हमारे सिलेबस में है, मोहर सॉल्ट विद KMnO4 जहाँ हम हीटिंग नहीं करते हैं, रूम टेम्परेचर पे एसिड टाइट्रेशन करते हैं। दूसरी टाइट्रेशन हम करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की, जहाँ पे रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए व्हाट वी डू द हीटिंग। तो जब आप हीट करते हो तो हीटिंग करने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज अप हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ Mn2+ आइंस प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स पर मैग्नेट ज़्यादा Mn2+ में चेंज होगा, एक्सपेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एट अ फास्टर रेट। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दूसरा हम केस लेते हैं NCERT का, ही अपना एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। अब यहाँ देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस है। तो डिकम्पोजिशन अगर हम N2O5 का देखें यहाँ 10 डेज में होता है, और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वही सेम डिकम्पोजिशन 12 मिनट्स में हो रहा है। लाइक सिंपल सी बात है ना, मुझे जो है लाइक किसी से कुछ काम कराना है, किसी बच्चे से ही, तो अगर मैं अपने बेटे को बोलूँ कि बेटा ये आपको टास्क करना है, नहीं, बट अगर उसके प्लेस पे मैं कहूँ आई एम जस्ट गिविंग यू कि आप 1 आवर गेम खेल सकते हो, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा रिएक्शन। एग्जाम्पल हम एक और करते हैं, यहाँ थोड़ा सा पिक्टोरियल उसमें देखते हैं। AB दो कंपाउंड एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, कोलिजन हुआ A का B से, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। दूसरे में मैंने क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया। अब A के अगेंस्ट B है और B के अगेंस्ट कोलिजन्स यहाँ भी हो रहे हैं। लेकिन अगर ये वाला पार्ट देखो तो यहाँ क्या बन रहा है, BA नॉट AB। मुझे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट AB, लेकिन बन क्या है, बी अनवांटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। इट मीन्स अगर हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए,
इफेक्टिव कॉलिजन एंड द प्रॉपर ओरिएंटेशन। आप इसको डार्ट गेम उसके से कर सकते हैं कि 10 अगर मैंने चांसेस दिए हैं 10 में से हो सकता है 2 सेंटर में लगे और बाकी 8 इधर उधर लग रहे, तो जो सेंटर में स्ट्राइक कर रहे हैं दैट इज द इफेक्टिव कॉलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से आपको जो भी प्राइज है उसका या जो भी है वो कंसीडर हो रहा है वहाँ पे। एक और एग्जांपल लेते हैं पिक्टोरियल, उससे इफेक्टिव कॉलिजन को समझते हैं कि NO2 विद NO2 है, N2O4 फॉर्म करना है। अब अगर N के अगेंस्ट O है, कॉलिजन हुआ, ये पार्ट आया, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, सेपरेट आउट बिकॉज दीज कॉलिजन्स आर इनइफेक्टिव विद इनप्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरा केस कर रहे हैं N एक दूसरे के फेस टू फेस है, हेड ऑन, तो यहाँ पे जो कॉलिजन्स हो रहे हैं दैट वन इज अ इफेक्टिव कॉलिजन जिससे कि प्रोडक्ट बनेगा। एक और रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं कि लाइक A B समझ लो ये डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन है। अब अगर A के अगेंस्ट B है कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन अगर A के अगेंस्ट X आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, कॉलिजन्स क्या है, इफेक्टिव एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अब कई बार क्या होता है कि दो कंपोनेंट प्रॉपर ओरिएंटेशन था बट एक स्लो रेट से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो उस केस में भी रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्टेंट क्या करेंगे, दे बाउंस बैक, बिकॉज अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा तो चांस ऑफ बैक मूवमेंट्स आर मोर। दूसरा पार्ट करते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर में। एक और हम ले लेते हैं कि अगर इसी में अगर हम इस तरह का ओरिएंटेशन ले लें तो ये देखो आपस में एक दूसरे के हेड ऑन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूँ कि इस तरह का आ जाए, 180 हमने इस वाले पार्ट को रोटेट कर दिया, अब यहाँ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड नहीं बनेगा। देन वन मोर एग्जाम्पल, NOCl है विद Cl, मुझे Cl2 बनाना है, तो Cl2 बनाने के लिए इनका हेड ऑन हेड जो है कॉलिजन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। Maxwell-Boltzmann graph that is about the distribution of energy among the various gaseous molecules. Fraction of molecules ले लिया, number of particles having energy E upon the number of particles with the total energy। अब ग्राफ में अगर आप ये पीक पॉइंट देखिए, पीक जो है ये क्या शो कर रही है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी की भी बात करें, इस ब्लू लाइन के इस तरफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम है, ब्लू लाइन के इधर जो है काइनेटिक एनर्जी मोर है, इंक्रीज हो रही है एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है आपकी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, चाहे इधर E1 वाले मॉलिक्यूल्स हैं या E2 वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी या तो ज़्यादा है या फिर लाइक E1 इज लेस देन E बट E2 इज मोर देन E। So rest of the molecules either they have energy more than or less than this most probable kinetic energy. So nutshell आप ये कह सकते हो ओवरऑल के जितने भी molecules हैं उनकी सबकी kinetic energy क्या है, इक्वल नहीं है। अब इस ग्राफ में ये अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लूँ, A और B कोई पॉइंट्स हैं। अब अगर A की बात करें, A की एनर्जी कम है और B की एनर्जी ऐसे जा रहे तो एनर्जी हाई होगी ना, ये वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ देखो A पे कितने इतने से हैं और B पे कितने आपके इतने हैं, कम आ रहा है ना, इतना पोर्शन कम आ रहा है आपका। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स A के केस में ज़्यादा है, B के केस में कम है। सो इफेक्टिव कॉलिजन्स जो है, एनर्जी बढ़ने से इफेक्टिव कॉलिजन्स भी इंक्रीज होंगे। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी हायर देन EA कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब ये देखो A के पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, B के पास कम है। आगे जाएंगे जैसे इसको मैं और एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो ये देखो फर्दर मॉलिक्यूल्स क्या है, कम होते जा रहे हैं। अब है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल्ड, द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज T + 10 डिग्री अपॉन 10, दैट इज द डबलिंग ऑफ। कैसे हो रहा है डबल, ये ब्लैक लाइन हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी, लाइक दैट वन इज एट 298 केल्विन, 298 है, तो ये कितना होगा 298 + 10 पे हम ले लेते हैं इंक्रीज। अब उस इंक्रीज से फर्क क्या आ रहा है, देखो जो आपकी जो कर्व है वो ब्रॉडन अप हो रही है। अब पहले ये देखो, और पहले जस्ट पीक पे इतने थे, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इतना पार्ट था, अब इतना है, तो कर्व क्या हो रही है, ब्रॉडन अप हो रही है, स्प्रेड टुवर्ड द राइट हैंड साइड, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व की बात करें, जब आप 10 डिग्री का जंप दे रहे हो तो एरिया कितना आ रहा है, ABCD ये वाला पोर्शन आ रहा है पूरा। और जब हम टेम्परेचर कम पे है, लाइक T पे है, 298 पे है, तो अब कितना है, जस्ट ये वाला पोर्शन है, EF
CD वाला पार्ट। तो एरिया जो है ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व डबल हो रहा है 10 डिग्री राइज करने पे। मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टुवर्ड द राइट हैंड साइड, वो हायर एनर्जी साइड, राइट हैंड साइड। पहले ये यहाँ था, अब ये कहाँ मूव हो गया, इस साइड मूव हो गया है। सो इट मीन्स मोर मॉलिक्यूल्स विद हायर एनर्जी मीन्स मोर नंबर ऑफ कोलिजन, फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड एस्पेक्ट इसका ग्राफ का क्या है कि जब आप 10 डिग्री का राइज करें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो गए हैं। डबल होने का मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ अबाउट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझने के लिए। हमने 3 कंसेप्ट किए, कौन कौन से कंसेप्ट किए हैं, एनर्जी का कंसेप्ट किया, हमने इफेक्टिव कोलिजन का कंसेप्ट किया है, और हमने प्रॉपर ओरिएंटेशन का कंसेप्ट किया है। अब हम रिएक्शन कर लेते हैं कि हमारे पास ब्रोमोमीथेन है, हाइड्रोक्साइड आयन मुझे इंसर्ट करना है Br के प्लेस में, SN2 वाला पार्ट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाला। अब अगर जिस पार्ट तरफ Br है उसी साइड से वो अप्रोच करे तो यहाँ पे क्या है, नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दे एक्सपेल ईच अदर, रिपल्शंस होंगे। बट अगर जो है Br के अपोजिट अप्रोच करे, लेस हिंडर्ड साइड जिसको आप कहते हो, लेस हिंडर्ड साइड, तो वो इजीली अप्रोच करेगा, धीरे धीरे इसको अप्रोच करे और ये बाहर, इट मीन्स ये लिविंग ग्रुप हो गया और ये आपका इनकमिंग ग्रुप, और आराम से आपका ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। तो ओवरऑल ये रिएक्शन कैसे हुई कि जब इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, दूसरा पार्ट जब इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ, थर्ड पार्ट जब इसमें इफेक्टिव कोलिजन होगा, तभी यील्ड बनेगी, तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब कौन कौन से फैक्टर मैंने बात किया, ओवरऑल इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, अब रेट ऑफ अ रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द ZAB P E की माइनस EA बाय RT, ZAB into P that is the your frequency factor, ZAB, A and B are the reactants। तो ये किसके बारे में बताता है, इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट A and B। P gives you the information about the proper orientation, this is also known as the orientation factor, steric factor, या इसको आप probability factor भी कह सकते हैं। EA वाला पार्ट जो ये है दैट इज द एनर्जी फैक्टर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 3 कंपोनेंट पे ओवरऑल डिपेंड कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड द एनर्जी फैक्टर। कई बार हम कहते हैं कि पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, फिर भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो रिएक्शन नहीं हो रहा तो इट मीन्स उनका एनर्जी फैक्टर जो है, यानी कि उसमें क्या है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, विच प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे एंड द स्पीड अप द रिएक्शन। तो अब अगर हम ब्लैक वाला कर्व देखें, यहाँ पे क्या है, ये अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है, और रेड वाला क्या है, कैटलिस्ट की हेल्प से रिएक्शन हमने किया हुआ है। इतना डिप आ रहा है, ये दिस मच ऑफ डिप इज देयर, इतना डिप हो रहा है, तो इट मीन्स जब आप कैटेलाइज्ड रिएक्शन कर रहे हो तो उसका बैरियर, एनर्जी बैरियर कम हो रहा है, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाती है, वो स्पीड अप हो जाती है। सो कैटलिस्ट क्या है, दैट वन इज यूज्ड अप इन द वन स्टेप एंड रीजनरेटेड इन द सब्सिक्वेंट स्टेप, reused again and again without any permanent change, that one is recovered। जैसे मैंने ये रिएक्शन किया, A प्लस B एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, कैटलिस्ट मैंने दे दिया क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे स्लो, तो कैटलिस्ट दिया, उन्होंने एक इंटरमीडिएट फॉर्म किया, और ये आपका कैटलिस्ट, दैट वन इज रिकवर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। हम इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं टाइटेशन वाले पार्ट का। अगर आप अपना टाइटेशन में ध्यान दो तो टाइटेशन में क्या करते हो, आपने KMnO4 लिया, फिर आपने फ्लास्क में क्या लेते हो, मोहर सॉल्ट लेते हो एंड एसिड ऐड करते हो, तो दैट एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट देयर, इट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। एसिडिक उसमें एसिडिक कंडीशन में KMnO4 दैट वन इज अ पावरफुल ऑक्सीडेंट। सो कौन सी थ्योरी हम यूज करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इट मे अंडरगो इंटरमीडिएट फिजिकल चेंज, फॉर्म टेम्परेरी बॉन्ड, इसलिए मैंने यहाँ डॉटेड करके दिखाया है। With the reactant effect of catalyst on the delta G gives free energy, activation energy and rate constant पे क्या इफेक्ट है, डेल्टा जी कोई इफेक्ट नहीं करता है, कैटलिस्ट की वजह से डेल्टा जी का कहीं कोई चेंज नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक मान लो कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कैटलिस्ट दिया और वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो कैटलिस्ट इट डज नॉट अफेक्ट द गिव्स फ्री एनर्जी। देन एक्टिवेशन एनर्जी की अभी हमने बात की, देखो ये बैरियर, ये पीक जो है डिप कर रही है, नीचे की तरफ आ गई है, तो इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथवे।
Then the rate constant, it does not change, helps in attaining equilibrium faster. Why it does not change with the catalyst? Because catalyst जो है वो forward and backward reaction को same extent से accelerate कर रहे हैं, इसलिए जो equilibrium state है that remains same but reached earlier. फर्स्ट क्वेश्चन है, टू रिएक्शंस R1 एंड R2, दो रिएक्शन है जिनका एक्सपोनेंशियल फैक्टर आइडेंटिकल है, सेम है. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स R2 बाय 10. इट मीन्स यहाँ पे गिवन है हमें कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है फर्स्ट रिएक्शन की वो सेकेंड रिएक्शन में कि जो है 10 उसमें आपने ऐड करना है. इट मीन्स EA1 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस EA2 पार्ट, ये पार्ट आपको गिवन है यहाँ पे. इफ K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन, आपको ln K2 अपॉन K1 निकालना है. तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज किया आर्हेनियस का यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू K2 इक्वल टू A e की माइनस EA2 बाय EA1 RT वाला पार्ट यूज करेंगे, दैट इज K जो होता है A e की माइनस EA बाय RT है. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ln K2 बाई K1 आ जाएगा EA1 माइनस EA2, और कितना है ये वाला पार्ट, यहाँ से देखो EA1 माइनस EA2 दैट इज द 10 किलो जूल, और जब इसको जूल में कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई फैक्टर आप क्या यूज करोगे, 1 किलो जूल जो है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 3, तो थर्ड पावर से क्या, तो ये आ गया 10,000 जूल. R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर हमें दिया है 300 केल्विन, सिंप्लीफाई करने पे ln K2 बाई K1 आ जाएगा यहाँ पे 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट पार्ट हो गया अपना. अब वो कह रहे हैं इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कितने टाइम्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, दैट विल रिमेन सेम. तो चेक करते हैं कितने का जंप का है, 50 का, तो 50 अपॉन 10 ये आ गया फिफ्थ पावर ऑफ 10, इट मीन 32 टाइम्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा इनिशियल के कंपैरिजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ग्राफ गिवन है, आपको नेचर ऑफ रिएक्शन बताने की रिएक्शन जो है एक्सो है या एंडोथर्मिक है. डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. डेल्टा G जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस RT ln K, गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये स्लोप क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है तो कितना हुआ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हुआ आपका माइनस डेल्टा H बाय R. तो इट मीन्स ये जो नेगेटिव है ये किसकी वजह से है, एंथैल्पी की वजह से. तो डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि स्लोप तो पॉजिटिव है, नेगेटिव पार्ट किसकी वजह से आ रहा होगा, एनर्जी वैल्यू की वजह से. तो रिएक्शन हेयर इज एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है, आपको बैकवर्ड का निकालना है. तो बैकवर्ड का क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉरवर्ड प्लस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एड ऑन करोगे तो रिजल्टिंग आपका आंसर आ जाएगा 57 किलो जूल पर मोल. नेक्स्ट केस करते हैं, ग्राफिकल पार्ट आपको गिवन है ln K वर्सेस 1/T, वेरियस आपको लाइंस गिवन है A B C D. अब ये पूछ रहे हैं इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस शो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ K ऑन अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला ही पार्ट अभी हमने किया, इसी के बिहार इसी को ग्राउंड बना के आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे. तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइंस है आपकी एक्सोथर्मिक वाली, A एंड B. वेट ऑफ इक्वेशन भी आप यूज करके कर सकते हैं. Then the next is the rate of a certain biochemical reaction at a temperature occurs 10 की 6 times faster with the enzyme. Enzymes क्या होते हैं, they are the biological catalyst, they accelerate the rate of reaction. आपको ये कैलकुलेट करना है चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी और एडिंग, यानी कि कैटलाइज्ड वाली रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ रही है आपकी. सो K इज इक्वल टू 10 की पावर K1 इक्वल टू 10 की पावर 6, ये हमें गिवन है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस यूज किया हमने, ए वाला पार्ट हमारा दैट इज इक्वल टू ओ ई की माइनस EA1 अपॉन RT, और यहाँ पे आ गया 10 की 6 टाइम्स हो रहा है इनिशियल के ए ई की माइनस EA बाय RT. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नेट रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, EA1 माइनस EA दैट इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू 6 RT. क्वेश्चन हमें गिवन है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ टू रिएक्शंस आर E1 एंड E2 एंड E1 इज मोर देन E2. इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज फ्रॉम T1 टू T2, आपको रेट कांस्टेंट रिएक्शन का जो चेंज हो रहा है K1 से K1 प्राइम हो रहा है और K2 से K2 प्राइम हो रहा है, आपको इनका रिलेशन निकालना है. सो आर्हेनियस इक्वेशन अप्लाई करते हैं. जब दो डिफरेंट टेम्परेचर्स गिवन हो तो लॉगरिथम ऑफ K1 प्राइम अपॉन K1 दैट वन इज इक्वल टू EA1 एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट अपॉन 2.303 R डेल्टा T T1 T2, ऐसे ही आपने
सेकेंड वाले के लिए लिख लिया। अब कंडीशन गिवन है कि EA1 इज मोर देन EA2, तो इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है इसको जब आप डिवाइड करोगे, इक्वेशन 1/2 किया हमने, तो ये पार्ट आ गया लॉगरिथम ऑफ K1 प्राइम अपॉन K1 डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ K2 प्राइम अपॉन K2, दैट वन इज मोर देन 1, दैट बिकॉज EA1 अपॉन EA2 वाला पार्ट इसमें मोर देन 1 का क्या है, तो अल्टीमेटली K1 प्राइम न्यूमरेटर, दैट वन इज मोर देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट, if the X is a fraction of molecules having energy more than or equal to activation energy, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो दैट ये जो पार्ट है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन और इक्वल टू, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फैक्टर पार्ट, ई की माइनस EA अपॉन RT लॉगरिथम लोगे तो log ऑफ x आ गया माइनस EA अपॉन 2.303 RT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ग्राफ्स गिवन है लॉगरिथम ऑफ K वर्सेस 1/t और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी उसमें लिखना है। इक्वेशन क्या है लॉगरिथम ऑफ K में, log ऑफ K इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये हमारी आर्हीनियस इक्वेशन होगी। ग्राफ है log ऑफ K अपॉन 1/t में, तो इसका स्लोप क्या हुआ माइनस EA अपॉन 2.303 R, तो इट मीन्स जो ये अरेंजमेंट करना है मुझे एक्टिवेशन एनर्जी का, उसके लिए मुझे स्लोप देखनी है, जिसकी जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उसकी उतनी एक्टिवेशन एनर्जी हाई हुई। तो स्लोप अगर हम यहाँ से चेक करें, C का सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद किसका है A का, फिर किसका आ रहा है D का, एंड देन सबसे कम स्लोप किसका आ रहा है B का, तो एक्टिवेशन एनर्जी C की सबसे ज़्यादा होगी और B की सबसे कम होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो कह रहा है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो और आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 300 केल्विन पे रेट कॉन्स्टेंट दे रखे है, T2 पे आपको रेट कॉन्स्टेंट बताना है, बट अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को देखो आप, लॉगरिथम ऑफ K2/K1, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 तो राइट हैंड साइड पार्ट क्या हो गया 0, तो इट मीन्स लॉगरिथम ऑफ K2/K1 इक्वल टू 0। लॉगरिथम हटाने के लिए आप एंटी लॉग करोगे तो एंटी लॉग ऑफ ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ K2/K1 एंड द एंटी लॉग ऑफ 0, e की पावर 0 आ जाएगा यहाँ पे। e की पावर 0 क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 0, दैट वन इज 1, तो K2 इक्वल टू K1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें ग्राफ गिवन है ln K वर्सेस 1/t, स्लोप दिया है टेम्परेचर पे, फर्स्ट टेम्परेचर 500 पे K का वैल्यू दिया है, सेकंड टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है K, दोबारा से फिर वही लॉगरिथम ऑफ K2/K1 वाला फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करोगे। अब देखो इन्होंने स्लोप दिया, तो स्लोप वाला पार्ट क्या है मेरा EA अपॉन 2.303 R वाला, तो इट मीन्स इसके प्लेस पे आप क्या पुट करोगे माइनस 10,000 केल्विन, कैपिटल K फॉर द केल्विन, तो यहाँ से आपका टेम्परेचर कैलकुलेट कर लोगे 526 केल्विन। देन NCERT का क्वेश्चन है, एक तो एक्सरसाइज का कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्वाड्रपल, दिस आर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क के उससे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि K2 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K1, यानी कि आप क्या लेंगे K2/K1 को क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 4। दूसरा क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज में कि आपको इस तरह से इक्वेशन गिवन है और आपको EA निकालना है। अब हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू A E की माइनस EA/RT, EA निकालना है तो इट मीन्स ये पावर वाले पार्ट को आप इक्वेट करोगे तो EA/RT कितना हो गया 28,000 K/T, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो EA आ जाएगा आपका 28,000 R, ये K जो है दिस वन इज द केल्विन पार्ट। देन एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है कि आपको लॉगरिथम वाली इक्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल था, कंपेयर करके आपको EA पार्ट निकालना है, तो log ऑफ K दैट इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 RT के इक्वल होगा। अब हमें निकालना है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है यहाँ पे, तो ये पार्ट किसके इक्वल होगा इसके, तो EA अपॉन 2.303 RT 1.25 इंटू 10⁴ K/T, ये जो K है बेटा प्लीज़ ध्यान रखना दिस वन इज केल्विन, तो EA कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ इंटू R, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।